Hello, my dear students. Students, we are going to start the last topic of chapter 6th, and the name of the topic is Human Genome Project, that is HGP. HGP basically it is a project to map the human genome. मतलब हमने पूरे ह्यूमन के जीनोम की डीएनए सीक्वेंसेस पता करनी है. फाइन. एक्चुअली बेटा हमें पता है जेनेटिक मेकअप जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो उसके डीएनए की सीक्वेंस में ही होता है. अगर दो इंडिविजुअल्स डिफरेंट हैं बिकॉज उनके डीएनए सीक्वेंसेस डिफरेंट हैं, वो कुछ प्लेसेस पे डिफरेंट होती हैं, बाकी सभी जगहों पे हम ऑलमोस्ट सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो इसी अजम्पशन ने एक इच्छा क्रिएट करी कि क्यों ना हम कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम को पता करें, राइट. और इसी वजह से ही इसी क्वेस्ट ने ही that started human genome project. So with the advancement of genetic engineering technique, we know that genetic engineering 1980s में काफ़ी अच्छा develop हो रही थी. तो with the establishment of genetic engineering techniques, it is now possible to isolate the DNA. कर सकते थे हम DNA को isolate, और हम किसी भी piece of DNA को clone भी कर सकते थे, right? और हमारे पास अवेलेबिलिटी भी है सिंपल और फास्ट टेक्निक्स की, ताकि हम डीएनए की सीक्वेंसेस को बहुत अच्छे, बहुत एम्बिशियस जो हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज़ अ सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम वो कर सकें. एंड यू नो द सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1990. इट वाज लॉन्च्ड इन दिस ईयर. फाइन. सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक, अगर मैं बात करूँ बेटा, इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट. देखो मैं आपको ये बता चुकी हूँ बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी थी. डीएनए के पीसीस को हम आइसोलेट कर पा रहे थे, क्लोन कर पा रहे थे, और उनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को हम स्टडी कर पा रहे थे. तो इन 1990 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी and National Institute of Health embarked and coordinated the project, right? Embarked and coordinated a project किसके लिए था वो? A project for sequencing of human genome. For sequencing of human genome, and that sequencing of human genome is known as HGP, that is human genome project. और मैं आपको बता दूँ UK जो है it joined as a major partner in this, later on बेटा जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इन्होंने भी ज्वाइंड इट. ओके. सो ये एक्चुअली 1990 में लॉन्च हुआ. ओके बेटा, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा ह्यूज, राइट. मैं बता रही हूँ आपको कैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. HGP इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट. How it is a mega project? बेटा you can imagine कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है इस प्रोजेक्ट की, राइट. अगर मैं आपको एम बताऊँ ना, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, तो आप देखो क्या एम है. देखो हमें पता है ह्यूमन का जो जीनोम होता है, राइट, उसमें अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं कि 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं, राइट. मैं हैप्लॉइड कंटेंट की बात कर रही हूँ. और अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं बेटा, कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग जो है दैट इज़ $3 पर बेस पेयर. आप इमेजिन कर सकते हो एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की जो कॉस्ट है वो $3 है, $, राइट. तो द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगनिंग, द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली पता कितने होगी? 9 बिलियन.
$9 बिलियन इसका पूरा कॉस्ट हो गया प्रोजेक्ट का. सो द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ होल ये प्रोजेक्ट की दैट इज़ 9 बिलियन. इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी. ओके, अगर सपोज करो मुझे इस 3⁻⁹ बेस पेयर्स को मुझे बुक्स में टाइप करके स्टोर करना हो तो, है ना. सो इफ़ दीज बेसिस वर टाइप्ड इन द बुक्स देन आपको ये सोच के बहुत हैरानी होगी, अगर सपोज़ मेरे पास एक ऐसी बुक हो जिसमें 1000 पेजेस हों और एक पेज पे 1000 लेटर्स आ जाते हों, तो मेरे को एटलीस्ट उतनी 3300 बुक्स चाहिए होंगी उस इंफॉर्मेशन को जस्ट स्टोर करने के लिए. सो इफ़ वन बुक हैविंग 1000 पेजेस and one page has a capacity to write a book that contain 1000 letters, right, then it would require about 3300 books, right. बेटा इतनी लाइब्रेरी भर जाएगी पूरी बुक्स को रखने के लिए. सो इतनी बुक्स को रखने के लिए हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इतनी बुक्स चाहिए होंगी, राइट. टू इंफॉर्मेशन टू स्टोर राइट. तो हमें डीएनए सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए, वो भी एक ह्यूमन सिंगल सेल का, ऑब्वियसली, क्योंकि बेटा हमारे क्रोमोसोम तो सेम ही होते हैं ना सभी सेल्स में, राइट. तो HGP जो है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट इज़ क्लोजली related to the development of a new area, right. एक न्यू एरिया ही डेवलप होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स. Got it? So this is about why it is a huge mega project. It's very, very important. HGP is a huge mega project. Okay? नाउ अब ऐसा करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट के गोल्स देख लेते हैं. क्या गोल्स होंगे इसके? गोल्स क्या हैं? गोल्स ऑफ HGP, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट. तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बेटा उसका गोल तो पता होना चाहिए ना, कि हमने क्या करना है इसमें. तो कुछ गोल्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे, वो ये है कि हमें सारी की सारी जीन्स को आइडेंटिफाई करना है ह्यूमन डीएनए में. टू आइडेंटिफाई all the genes in human DNA. ओके. सेकेंड इसका गोल क्या है? सेकेंड इसका गोल है हमें वो डिटरमाइन करनी है सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स. पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. देखो पहले मैंने आइडेंटिफाई ऑल जीन्स बोला है, राइट. तो वो फंक्शनल जीन्स भी हो सकते हैं, नॉन फंक्शनल भी. लेकिन सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड गोल क्या है? दैट इज़ डिटरमाइन द सीक्वेंस. To determine the sequence of 3 billion chemical base pairs. जो ह्यूमन का डीएनए में होती है ना, वो सारी के सारी डिटरमाइन करनी है. फिर एक और भी है कि इस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी रखना है. सो स्टोर द इन्फो इन डाटाबेसेस. स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, देखो जो इनके गोल्स हैं वो तो हम चेंज नहीं कर सकते. तो जो गोल्स है तो वो तो वही रहेंगे ना. वी कैन नॉट चेंज बाय आवरसेल्व्स. हम कुछ भी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं बता सकते इस प्रोजेक्ट में, इनके गोल्स में, राइट. और नेक्स्ट स्टेप इज़ द नेक्स्ट जो इसका गोल है, दैट इज़ द इम्प्रूव टूल्स ऑफ ऑल. डाटा एनालिसिस करने के लिए, डाटा बेसिस के लिए, है ना, डाटा एनालाइज करने के लिए. बेटा अब डाटा बन गया, उसको एनालाइज भी तो करना ना टाइम टू टाइम. मान लो कोई नई डिजीज़ आ गई, वो कैसे अटैक करती है, राइट, क्या प्रोटीन्स बनाती है या कैसे वर्क करती है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है. तो उन चीज़ों को बेटा दोबारा स्टडी करने के लिए भी तुम्हें टूल्स चाहिए होंगे ना, वो डाटा को एनालाइज करने के लिए. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज़. तो ये भी होना चाहिए. सो ट्रांसफ़र
related technologies to other sectors such as industries. ओके तो अगर मुझे डाटा कल को चाहिए या उससे मुझे कुछ क्रिएट करना है ना, या उस पर कोई एक्सपेरिमेंट देखना है या कैसी सीक्वेंस है वो पता करनी है, तो मुझे उस डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी प्रोविज़न हो. नेक्स्ट और बेटा एक्चुअली इसमें काफ़ी एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज आने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, तो उसको एड्रेस करना भी है. सो ये भी गोल है, दैट इज़ एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़. काफ़ी जुड़े हुए होते हैं जिन कोई भी प्रोजेक्ट से. दैट इज़ ELSI, दैट इज़ एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़ that may arise from the project. ओके सो ये थे इसके गोल्स. क्या क्या गोल्स हैं, तो हमें गोल्स पता चल गए. अब मेथड्स भी जानेंगे हम कैसे हुआ, लेकिन मेथड हमें जानने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था. दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003. 1990 में अगर लॉन्च हुआ तो 2003 में कंप्लीट हुआ. इतने साल हो गए, है ना. सो कितने साल हो गए, 13 ईयर्स, है ना. तो नॉलेज अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ DNA, वेरिएशंस अमंग द इंडिविजुअल्स, है ना. इट कैन लीड टू रेवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोस. ना अब हम नए वेज मिल गए हमें डायग्नोस करने के लिए, कैंसर की स्टडी करने के लिए, ट्रीट करने के लिए. समडे इट कैन प्रिवेंट थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स. पहले तो हमें यही नहीं पता था ना कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर अगर किस जीन के कारण है. अब वो पता चल गया. अब देखते हैं वो कैसे वर्क करती है, कौन सा प्रोटीन बनाती है, तो हमें डायग्नोज करने का एक नया वे पता चल गया ट्रीट करने के लिए. और पता ही नहीं कितने डिसऑर्डर्स को हम जो ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करते हैं ट्रीट कर पाएंगे. सो बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बायोलॉजी, ऑब्वियसली बेटा हमें ह्यूमन की बायो भी पता चली है इससे कि क्या क्या सीक्वेंसेस हैं. तो उसके अलावा हमें बहुत कुछ लर्न करने को मिला है. अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स भी हमने डिस्कस करें इसमें, राइट. सो बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, राइट. DNA sequences can lend to understanding of the natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare. बेटा हेल्थ केयर में challenges को भी सॉल्व करा हमने. एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन. तो हमने सिर्फ ह्यूमन का ही नहीं बल्कि और HGP भी डिस्कस करे. इवन ह्यूमन बायोलॉजी डिस्कस करने के अलावा हमने काफ़ी चीज़ों पे और वर्क करा. लाइक मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल. मैनी ये बेटा आपकी NCERT में मेंशन है. ये मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स लाइक बेटा बैक्टीरिया. ओके बैक्टीरिया की, यीस्ट और C. elegans. C. elegans बेटा राउंड वॉर्म होता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ पैथोजेनिक निमेटोड. इसका फुल नेम है सेहिनो रैबिडिटिस. C. elegans. ओके C. elegans बेटा एक पैथोजेनिक, इट्स अ नॉन पैथोजेनिक, इट्स अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड. ओके और हमने इसके अलावा ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, राइट. प्लांट्स पे भी नॉन ह्यूमन, ऑब्वियसली नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म है ये भी. प्लांट्स लाइक बेटा अरेबिडोप्सिस. राइस पे भी, राइस का साइंटिफिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा. एंड अरेबिडोप्सिस थैलियाना. इसको अरेबिडोप्सिस को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि काफ़ी वर्क प्लांट्स के इसी पे ही हुए हैं. तो इनको भी सीक्वेंस करा है साथ में, राइट. तो इनकी भी सीक्वेंसेस हुई है. तो हमें सिर्फ ह्यूमन बायोलॉजी का ही नहीं बल्कि हमने इसमें इन नॉन ह्यूमन मॉडल्स को भी स्टडी करा है, राइट. तो अब हम बात करते हैं किस मेथड से इसको स्टडी करा है, क्या मेथड रहा उनका. तो मैथडोलॉजीज़, राइट. मैथडोलॉजीज़ इम्पॉर्टेंट है. मैथडोलॉजीज़ तो बेटा मैथडोलॉजीज़ में हमें इसमें ना 2 मेन मेथड्स इन्वॉल्व करे गए हैं.
राइट। 2 मेजर अप्रोचेज़ लेकर हम इसमें चले हैं, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। 2 मेजर अप्रोचेज़ हमने इसमें मेंशन करनी है। देखो एक तो है, फर्स्ट है ESTs। व्हाट आर दीज ESTs? दीज आर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। दीज आर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ESTs। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें आइडेंटिफाई करनी है वो जीन्स जो RNA बनाती हैं, विच आर एक्सप्रेस, यानी कि वो फंक्शनल है ना, राइट। सो इन दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई all the genes that are expressed as RNA। एक तो ये है मेथड। सेकंड क्या है? सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन व्हाट डिड मीन? बेटा ये एक तरह से ना ब्लाइंड अप्रोच है। ब्लाइंड मतलब अब हमें बिना कुछ सोचे समझे सारा का सारा DNA सीक्वेंस करना है, दैट्स इट। दिस अ ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ द जीनोम, चाहे उसमें कोडिंग रीजन है चाहे नॉन कोडिंग रीजन है। उसके बाद हम उसको असाइन करेंगे एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस, बाद में असाइन करेंगे। तो देखो अगर मैं ये सेकंड स्टेप फॉलो करती हूँ तो फर्स्ट स्टेप बीच में ही आ जाएगा ना, तो मुझे अलग अलग फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली सेकंड स्टेप को ही फॉलो करा गया था, राइट। तो सीक्वेंस एनोटेशन में हम क्या बोलेंगे? that it in sequence annotation it sequence the whole genome, it sequence the whole set of genome, coding including coding and non coding region। कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों को ही हमने फिर लेटर उनको असाइन कर देंगे एंड देन लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस। ओके फाइन। सो बेटा अब हमें मान लो सीक्वेंस करनी है, ठीक है। तो सीक्वेंस करने के लिए मुझे टोटल DNA निकालना पड़ेगा किसी सेल का। चलो सो कैसे होगी सीक्वेंस? फॉर सीक्वेंसिंग वी हैव टू रिमूव ऑल द DNA, टोटल DNA फ्रॉम अ सेल। फिर हमने उस DNA को क्या कर दिया? उस DNA को आइसोलेट करने के बाद उसके रैंडम फ्रैगमेंट्स कर दी। रैंडम फ्रैगमेंट्स आर जनरेटेड। वी नो दैट हम उसको कट लगवा सकते हैं। रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस के कट लगाए हैं बिकॉज पता है बेटा DNA काफ़ी बड़ा पॉलीमर होता है, बहुत बड़ा पॉलीमर है। उसको रैंडम फ्रैगमेंट छोटे छोटे कट्स लगा दिए। तो लॉन्ग पीसेस, लॉन्ग जो इतने DNA था, सीक्वेंस था, उसको मतलब उसको कट लगाकर रैंडम फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो क्योंकि बेटा हमने इसको छोटी फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, बेटा बड़े फ्रैगमेंट्स को सीक्वेंस करना काफ़ी मुश्किल होगा। DNA तो वैसे भी इतना बड़ा पॉलीमर है ना, तो उसकी इतनी बड़ी अगर मैं फ्रैगमेंट्स कर लूँगी तो सीक्वेंस होना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इट्स बेटर कि हम उसके पहले से ही छोटी फ्रैगमेंट्स कर लें ताकि उसको क्लोन करना भी ईजी हो, उसको किसी सूटेबल होस्ट में पहुँचाना है तो भी ईजी हो, राइट। तो अब हमारे पास ये फ्रैगमेंट्स आ गई हैं, राइट। अब हमें करना क्या है? देखो बेटा अब सोचो, ये मैंने फ्रैगमेंट्स कर लिए, बार बार ऐसे थोड़ी करूँगी कि सेल निकालती जाऊँगी इंडिविजुअल का, उसी सेम इंडिविजुअल का, और उसके फ्रैगमेंट्स और बनाती जाऊँगी। इट्स टू डिफ़िकल्ट। एक बारी अगर हमने सपोज़ कहीं से हमने DNA एक्सट्रैक्ट कर भी लिया, राइट। तो बेटा अब क्या करेंगे? अब हम वो जो DNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद फ्रैगमेंट्स बनी है उन्हीं फ्रैगमेंट्स को क्लोन करते हैं ना बेटरली। ये बेटर है कि बार बार निकालने सेल, फिर उसकी फिर से फ्रैगमेंट्स करें, क्योंकि बेटा 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनको सीक्वेंस करना बहुत टफ है, बहुत टफ। और इसमें कोई एक कंट्री हेल्प नहीं कर सकती थी, डिफरेंट कंट्रीज़ को काम दिया गया कि यू हैव टू वर्क ऑन क्रोमोसोम नंबर 12, यू हैव टू वर्क ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, लाइक दिस।
ऐसे। अब उनको पहुंचाएंगे कैसे वो डीएनए? बेटा उनको हमें किसी चीज़ में डालना होगा। अगर सपोज़ चाइना को भेजना है या जापान को भेजना है हमें की सीक्वेंस करने के लिए, ये रहा डीएनए, तो मैं डीएनए कहाँ से लाऊंगी? तो डीएनए तो एक्सट्रैक्ट करा हुआ है, वो तो एक कंट्री में वर्क करना है, दूसरी कंट्री में भी वर्क करना है, थर्ड कंट्री में, तो हम क्या करते हैं उसकी क्लोनिंग करा लेते हैं। इट्स बेटर। एंड वी नो दैट क्लोनिंग कराने के लिए हमें उसको एक सूटेबल होस्ट में डालना होगा, राइट? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उन रैंडम फ्रैगमेंट्स की क्या करानी पड़ेगी? क्लोनिंग। सो क्लोनिंग इन सूटेबल होस्ट। बट बेटा होस्ट में डालूंगी कैसे? होस्ट में जाएगा कैसे वो सीक्वेंस? बेटा होस्ट में जाएगा वो सीक्वेंस बाय यूजिंग वैक्टर्स। वैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? मीडियम होता है वैक्टर, लाइक प्लाज्मिड वगैरह, जिसके थ्रू अगर मैंने प्लाज्मिड में डीएनए बाइंड कर दिया तो वो प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट कर सकती है किसी के भी अंदर। तो बेटा ये बायोटेक में आप पढ़ोगे कि कैसे हम जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो मुझे जो भी अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजनी है तो मुझे उसके साथ वेक्टर को अटैच करना पड़ेगा। वेक्टर फिर उसको होस्ट में लेकर जाएगा। सपोज बैक्टीरिया में ले गया, वी नो दैट बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स पर डिवाइड करता है। तो जैसे प्लाज्मिड डिवाइड करेगी, प्लाज्मिड्स मल्टीप्लाई करेगी, उसका कॉपी नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो डीएनए की फ्रैगमेंट भी करेगी साथ में। तो हमारे पास विद इन नो टाइम जो हमने सीक्वेंस लिए उसके काफ़ी कॉपीज़ बन जाएंगी। और सपोज़ अगर हमें किसी और कंट्री को भेजना भी होगा तो मैं डीएनए कैसे भेजूंगी? मुझे तो होस्ट देना पड़ेगा ना उसको कि ये बैक्टीरिया के अंदर पड़ी हुई है ये वाली जीन, आपको ये वाली जीन सीक्वेंस करनी है। ओके, सो क्लोनिंग के कारण क्या होगा? क्लोनिंग कारण होगी एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब नंबर बहुत इंक्रीज हो जाएगा। एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द पीस ऑफ डीएनए। ओके, राइट? तो सब्सिक्वेंटली बेटा इट कुड बी सीक्वेंस विद ईज, क्योंकि एक कंट्री का काम नहीं होता इतना ज़्यादा सीक्वेंस करना, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा पॉलीमर है। सो जो कॉमनली यूज्ड होस्ट किए गए वो कौन से करे गए? सी होस्ट कौन से यूज़ करे गए? कॉमनली यूज्ड, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, होस्ट वर बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ओके, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। और इनके वैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? बैक यैक। बैक इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वेयर एज जो यैक होता है दैट इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो बैक एंड यैक, गॉट इट, राइट? अब बेटा इन जो फ्रैगमेंट्स को सीक्वेंस करा गया यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। बेटा हमने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस लगाए होते हैं। अब वो कैसे होगा? सी, दीज सीक्वेंसेस आर लेटर ऑन सीक्वेंस्ड। अब ये जो हमारे पास ये बैक्टीरिया और यीस्ट में पड़ी सीक्वेंसेस हैं ह्यूमन की, उसको हमने सीक्वेंस करना है बाय यूजिंग ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स। और ये ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स पता है किस पे वर्क करते हैं? दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ a method developed by Friedrich Sanger। सैंगर की टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। साइंटिस्ट का नेम है बेटा। सैंगर को बेटा क्रेडिट मिला था कि उसने अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस को डिटरमाइन भी करा था प्रोटीन्स में, राइट? उसने एक्चुअली एक मेथड डेवलप करा था। he has been credited for developing a method for determination of amino acids and sequences in proteins, right? Okay, तो बेटा इसमें ना एक्चुअली ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स ही यूज़ करे गए हैं, राइट? और ऑटोमेटेड जो सीक्वेंसर्स हैं ना, ये मैंने आपको बता दिया कि ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम पे वर्क करते हैं। अब ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ कि कैसे होता है। देखो सपोज़ मेरे पास एक सीक्वेंस है, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, डीएनए की सीक्वेंस जो मुझे असाइन करी गई है ये वो सीक्वेंस है, राइट? अब मुझे इसको फाइंड करना है क्या सीक्वेंस है। तो बेटा हम ना रेडियो एक्टिव प्रॉब्स डाल देते हैं काफ़ी सारे,
राइट। सपोज़ यहाँ पे जो मैंने रेडियोएक्टिव प्रॉब यूज़ करा है वो है A G C T। मान लो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे था C G T A C C, ये था मान लो। ये मैंने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस दिया हुआ है, तो अब उसको मुझे सीक्वेंस होने के बाद उसको फाइंड आउट करना काफ़ी इजी रहेगा। सपोज़ ये सीक्वेंस मेरे को डिटरमाइन करनी है कैसी है, तो डेफिनेटली सपोज़ इसकी सीक्वेंस इसके साथ अगर मैच हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डालने हैं ऐसे। यहाँ पे अगर G होगा डेफिनेटली C यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर G होगा तो C यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो मुझे हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें देखना है कि ये जो भी हमने डाले हैं पॉसिबल प्रॉब्स डाले हैं वो किसके साथ जाके ज्वाइन करते हैं, डबल स्ट्रैंड बन जाते हैं। तो सपोज़ ये सीक्वेंस है जो मुझे डिटरमाइन करनी है और ये सीक्वेंस से मैच होती है सपोज़, राइट। तो अगर यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, यहाँ पे T है, यहाँ पे A है, G है और C है, राइट। तो सपोज़ इस सीक्वेंस में यहाँ पे ये था, राइट। तो ये आपस में आप बेस पेयरिंग कर लेंगे, राइट। हो जाएगी ना बेस पेयरिंग, और ये डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। और ये फ्रैगमेंट हमें फिर विजुलाइज होनी शुरू हो जाएगी यूवी रेडिएशंस वगैरह डालने के बाद, ये विजुलाइज हो जाएगी। अब हम पता होगा हमने प्रॉब कैसा डाला है, प्रॉब तो हमें पता लग रहा है क्या सीक्वेंस डाली है, तो हमें प्रॉब के साथ जुड़ी हुई सीक्वेंस का भी पता चल जाएगा कि कौन सी सीक्वेंस है, क्योंकि हमें पता है ये भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी पे भी वर्क कर रहा है कि G के सामने C आएगा, A के सामने T आएगा, T के सामने A आएगा, C के सामने G आएगा। तो हमें इस तरह से, पर ये ऑटोमेटेड सीक्वेंसेस डाटा ऑलरेडी कंप्यूटर में डाला हुआ था काफ़ी सारा। उसके बाद क्या करते हैं फिर ये हो गया, जैसे ये हो गया, फिर नेक्स्ट फ्रैगमेंट को, फिर नेक्स्ट, फिर फ्रैगमेंट्स को जोड़ते हैं कि कैसे कैसे सीक्वेंसेस ओवरलैप कर सकती हैं, राइट। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ हाई लेवल टेक्निक डेवलप बाय सैंगर, राइट। फिर हम क्या करते हैं, इन सीक्वेंसेस को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस सम ओवरलैपिंग रीजन। सपोज़ करो मैंने एक कट लगाया एक जीन पे, वो जीन ये थी, मैंने सेकंड कट लगाया जब, तो सीक्वेंस क्या थी, G C T C C G C था। तो देखो मैं देखूंगी कि मैंने पहले कट लगाया था इस जगह पे, अब ऐसे कट लगा रही हूँ, तो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस ओवरलैपिंग है, T C G। तो ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे ज्वाइन हुई होगी पक्का, क्योंकि मैंने कौन सा एक DNA लिया है ओनली, मैंने तो उस DNA की काफ़ी सारी क्लोन्स बना ली हैं ताकि मैं वर्कआउट कर सकूँ बहुत ज़्यादा। फिर उनको जोड़ा जाता है, ओवरलैप कराता है, कौन सी सीक्वेंस कहाँ पे आएगी, तो ओवरलैपिंग रीजन्स देखते हैं कौन कौन से हैं। सो अगर मुझे ओवरलैपिंग रीजन्स ढूंढने हैं तो मुझे ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स को बनाना, मतलब दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। तो मुझे सीक्वेंसेस के लिए ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स ही देखनी है। जैसे सपोज़ करो मेरे पास ये, राइट, ये एक सीक्वेंस है, ये पेन जो मैंने रखा हुआ है, राइट। मान लो इसकी सीक्वेंसेस होगी, जो नेक्स्ट सीक्वेंस मैं ले रही हूँ सपोज़ वो हाफ ये पेन है और हाफ मेरी फिंगर है, बस इतना सा देखो, ये इतना सा और ये, तो मुझे पता चलेगा पिछली वाली फ्रैगमेंट तो ये पूरी थी, तो ये रीजन क्या हो गया, दोनों का ओवरलैपिंग हो गया, मतलब यहाँ पे ज्वाइन होएगी अगली सीक्वेंस। बेटा इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है सैंगर वाला कि उसने मेथड कैसा यूज़ करा। सीधा आपको ये दिया हुआ है कि जो सैंगर है उसने ऐसा मेथड डेवलप करा, उसने ओवरलैपिंग रीजन्स जनरेट करे, ओवरलैपिंग रीजन्स को फिर सीक्वेंस करा और फिर उसके बाद अलॉटमेंट कर दी, राइट, अलाइनमेंट कर दी सीक्वेंसेस की, जहाँ जहाँ पॉसिबली हो सकता था वहाँ वहाँ अलाइनमेंट कर दी। सो द अलाइनमेंट ऑफ दी सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। बेटा ह्यूमन कैसे कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये काम कितना मुश्किल है, कौन सी सीक्वेंस ओवरलैप कर रही है, तो कंप्यूटर में ही डाटा पहले से ही सेव करते गए वो। देयरफॉर इसके लिए स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को बनाया गया और इन सीक्वेंसेस को फिर एनोटेट करा गया पूरे को, और उसको हर एक क्रोमोसोम की, किस क्रोमोसोम की सीक्वेंस है उसको असाइन करा गया कि ये इसकी थी। सो बेटा ये काफ़ी टीडियस वर्क था, मतलब थका देने वाला काम, बहुत टीडियस वर्क। ओके, आई नो इस सैंगर वाली टेक्निक में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आई नो, तो स्टिल वी विल डिस्कस अगेन, हम इसको डिस्कस फिर से करेंगे। ओके, राइट। तो बेटा उन सीक्वेंसेस की ओवरलैपिंग सीक्वेंस को अलाइन करना ह्यूमनली वाज नॉट पॉसिबल। सो टू अलाइन द सीक्वेंसेस
was not possible humanly. So what it require? So it required specialized computer based programs, specialized computer based programs, राइट और सीक्वेंस को सब्सिक्वेंटली हम एनोटेट करते गए और उनको असाइन करते गए कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली उनके पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर. सो सीक्वेंस was annotated and were assigned to chromosome. ओके पर्टिकुलर क्रोमोसोम को असाइन करते गए. तो बेटा हमने क्या करा है, हमने ह्यूमन के हैप्लॉइड जीनोम को सीक्वेंस करा है. बिकॉज सेम क्या करके फ़ायदा, क्योंकि बाकी तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही होते हैं ना. बट याद रखो एक्स और वाई होमोलोगस नहीं होते, तो हमें वाई को अलग से सीक्वेंस करना पड़ा. तो हमें 24 क्रोमोसोम सीक्वेंस करने पड़े हैं. ओके आपको बता दूं जो सीक्वेंस है क्रोमोसोम नंबर 1 की, सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 was completed only in May. बेटा मई 2006 में कंप्लीट हुई है. वैसे पूरा प्रोजेक्ट हम 3 में मान लेते हैं बिकॉज सारे के सारे क्रोमोसोम्स हो गए थे. क्रोमोसोम नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा जीन्स होती हैं इस पर. तो जो सबसे लास्ट पे ख़त्म हुआ था वो क्रोमोसोम नंबर 1 हुआ था. राइट तो हमने क्या क्या सीक्वेंस करें, 22 ऑटोसोम्स कर लिए सीक्वेंस एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. तो टोटल 24 क्रोमोसोम तुमने सीक्वेंस करे हैं. फाइन. सो अनदर चैलेंजिंग टास्क क्या था बेटा, हमें इसको असाइन करना है जेनेटिक और फिजिकल मैप्स के ऊपर. कहाँ प्रेजेंट हैं ये जीन्स, कितने दूर पड़ी हुई हैं. सो दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस साइट्स. राइट तो अनदर चैलेंजिंग जो टास्क था वो था हमें इसको मैप्स के ऊपर असाइन करना है कहाँ ये सीक्वेंस प्रेजेंट है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें जनरेट करनी पड़ी इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. कहाँ ये पर्टिकुलर साइट्स पे कट लगा सकता है. एंड सम रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस डीएनए सीक्वेंसेस और उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स. ओके तो उसके बेसिस पे हमने इसको असाइन करना है. सो इट वाज अ टीडियस वर्क, काफ़ी थका देने वाला ये वर्क था साइंटिस्ट के लिए. तो ऑल ओवर वर्ल्ड साइंटिस्ट लगे रहे हैं इस पर और उन सारे इतने ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों को भी इतना टाइम लग गया. सी कितना ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट होगा. सो एनीवन कैन आस्क फॉर अ स्पेशल गिफ्ट लाइक आई वांट अ सीक्वेंस ऑफ माय जीनोम. राइट सो इट्स टू टफ. राइट बहुत मुश्किल काम है ये इतना थका देने वाला काम है कि इट्स नॉट पॉसिबल ह्यूमनली. राइट तो ये था हमारे पास ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट हमने इसकी मैथडोलॉजीज पढ़ ली. अब हम बात करेंगे इसके सेलिएंट फीचर्स, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ख़त्म होने पे हमें क्या क्या पता चला, फीचर्स क्या हैं इसके. फीचर्स ऑफ HGP. ओके तो सेलिएंट फीचर्स क्या हैं. फर्स्टली ह्यूमन जीनोम में पता चला हमें यहाँ पे ह्यूमन जीनोम के पास ह्यूमन जीनोम हैज़ 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस. एक तो ये पता चला. सेकेंड द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 300. बेटा जो एवरेज जीन की बात करो 3000 बेसिस होते हैं उसमें. सो एवरेज जीन कंटेन 3000 बेसिस. 3000 बेसिस होते हैं एक एवरेज जीन में. बट बेटा ये वेरी कर सकते हैं ग्रेटली. मैं आपको बता दूं हमारे पास सबसे बड़ी जो जीन है उसका नाम है DMD. ये मैंने आपको करवाया हुआ ऑलरेडी. दिस इज़ नोन एज ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी.
राइट। तो सबसे बड़ी जो जीन है हमारी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है, ह्यूमन जीन, डिस्ट्रॉफिन जीन होती है, उसमें 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं, 2.4 मिलियन बेसिस। ओके। और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीन्स पता चली है वो है 30,000। पता चलिए कि इतनी जीन्स होती हैं, अबाउट 30,000 जीन्स आर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट, प्रीवियस एस्टिमेट पता क्या था, ऐसा लगता था लोगों को, प्रीवियस एस्टिमेट था कि हमारे पास कुछ 80,000 से लेकर 1,40,000 जीन्स हैं, बट नाउ इट इज़ क्लियर कि वी हैव अबाउट 30,000 जीन्स। ओके। और हमारा डीएनए, मैंने कितनी बार ये बताइए बात, हमारा 99.9% डीएनए हम सबका सेम है, हम सारे लोग 99.9% डीएनए पे एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ हम डिफरेंट कितने, जस्ट 0.1%। ओके। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हमें ये जीन्स तो पता लगी 30,000 जीन्स हैं आपको, लेकिन बता दूँ लेस हमारे पास द फंक्शन ऑफ अननोन फॉर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। 15,000 जीन्स का तो हमें फंक्शन ही नहीं पता। 50% ऑफ द जीन्स डिस्कवर्ड जो है दे आर अननोन फॉर द फंक्शन, दे आर नॉट they are not assigned to any function. So 50% of genes का तो function में पता ही नहीं है। ओके। अनदर पॉइंट बेटा, हमारा लेस देन 2% डीएनए कोड करता है प्रोटीन के लिए। मैंने पहले बताया आपको हमारा 98% डीएनए रेपिटेटिव होता है, सिर्फ 2%, लेस देन 2% हमारा डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन्स। ओके। अनदर जो है दैट इज़ बेटा, जो इस हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला कि क्या पता चला कि हमारी रेपिटेटिव सीक्वेंस होती है वो बड़ा बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन होता है ह्यूमन जीनोम का। ऑब्वियसली 2% डीएनए प्रोटीन बना रहा है, तो 98% डीएनए तो हमारा रेपिटेटिव ही हो गया। सो रेपिटेटिव डीएनए इज़ वेरी लार्ज, काफ़ी ज़्यादा होता है अमाउंट में। और जो रेपिटेटिव सीक्वेंस होती है ना, वो डीएनए की सीक्वेंस ही होती है जो रिपीट होती है बहुत ज़्यादा टाइम से। मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो मल्टीपल टाइम, मिलियन ऑफ टाइम्स ये रिपीट करती हैं। सो रेपिटेटिव डीएनए आर डीएनए सीक्वेंसेस विच रिपीट्स मैनी टाइम्स, मिलियंस ऑफ टाइम्स। और ये बता दूँ इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता कोडिंग में, ये कोई कोडिंग फंक्शंस नहीं करती हैं, कुछ नहीं बनाती, बट ये फिर भी हमें ये बताती है कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या है, पे डायनामिक्स और एवोल्यूशन के बारे में हमें हिंट देती हैं। राइट। सो दे आर इम्पॉर्टेंट। नाउ क्रोमोसोम नंबर 1, इसी से हमें पता चला है, हमारी सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला है हमें कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ना, उस पर 2968 जीन्स होती हैं, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा होती हैं उस पर। एंड वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम, दैट इज़ 231 जीन्स होती हैं। राइट। और साइंटिस्ट ने बेटा कुछ ऐसी जगहें फाइंड आउट करी हैं डीएनए पे, दैट इज़ 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी फाइंड आउट करी हैं वेयर हमारे पास क्या होती हैं, वहाँ पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस हैं, यानी कि स्निप्स हैं बेटा। स्निप्स से स्नर्प्स नहीं है, ये स्निप्स है, दैट इज़ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि हमारे पास मॉर्फिज्म, हमारे पास कुछ ऐसी जगहें हैं हम सबके पास जहाँ पे हम डिफरेंट है, यानी कि कुछ सपोज़ फर्स्ट क्रोमोसोम पे मेरे पास ए है तो उसी जगह पे आपके पास टी है, तो हम लोग 1.4 मिलियन लोकेशन पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे अलग है। इतनी लोकेशंस, उसको हम स्निप्स प्रोनाउंस करते हैं इनको। ये ह्यूमंस में होती हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि दिस इंफॉर्मेशन प्रॉमिसेस टू रेवोल्यूशनाइज द प्रोसेसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस। तो हमें क्रोमोसोमल लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, ताकि डिजीज़ एसोसिएटेड सीक्वेंसेस उनको ट्रेस करा जा सके ह्यूमन हिस्ट्री में, और इवन हम ह्यूमन की हिस्ट्री को भी ट्रेस कर सकते हैं इससे।
राइट, कि कितनी चेंजेस कहाँ कब कब आई हैं। तो ये 1.4 मिलियन लोकेशंस वाली जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, ये भी हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चली हैं। क्लियर? तो हमें इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसने बहुत हमें एक तरह से रेवोल्यूशनराइज कर दिया है कि डीएनए हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्रोमोसोम की लोकेशंस की, डिजीज एसिडेंट लोकेशन कौन सी है, और ह्यूमन की हिस्ट्री को भी इससे ट्रेस कर सकते हैं। राइट? और मैं आपको बता दूं, ऐसे जो मैंने अभी आपको ये जो फीचर्स बताए हैं ह्यूमन के बॉडी के रिगार्डिंग थे। अब मैं आपको बताती हूँ, जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें 10,000 बेस पेयर्स होते हैं, लिली में 106 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए जैसे कि यीस्ट उसमें 12 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ई कोलाई में 4.7 मिलियन बेस पेयर्स हैं, ह्यूमन में बताई दी आपको 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, और ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रोन में 180 मिलियन बेस पेयर्स हैं, और सी एलिगन्स में 97 मिलियन बेस पेयर्स हैं। राइट? और नंबर ऑफ जीन्स जो ई कोलाई में है वो है 4000, सैक्रोमाइसिस यानी कि यीस्ट में 6000 हैं, ड्रोसोफिला में 13000 हैं, सी एलिगन्स में 18000 है, ह्यूमन में 30000 हैं। राइट? तो जो पहला प्रोकैरियोट जिसमें कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करा गया है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, that was the first prokaryote. It was the first prokaryote whose complete genome was sequenced. और जो फर्स्ट यूकैरियोट था जिसका पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ था दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए यीस्ट। फर्स्ट प्लांट कौन सा था? अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ये मस्टर्ड प्लांट होता है, छोटा सा मस्टर्ड की तरह। राइट? फर्स्ट एनिमल जिसकी कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस हुई है दैट इज सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस, निमेटोड है ये। राइट? ओके, तो काफ़ी चीज़ें हमें इससे क्लियर हो चुकी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। होपफुली आपको क्लियर होगा। राइट? जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी वो आएगी सिर्फ सेंगर वाले उस प्रोसेस में, अदरवाइज आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। बाय बाय।